अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। आज 15 नवंबर है, लगभग 85 दिन बाकी हैं। पाकिस्तान में आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे और इस हवाले से इस वक्त एक इंतहाई दिलचस्प सियासी मंजरनामा हमारे सामने तश्कील पाता हुआ दिखाई दे रहा है। आज मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपना मिशन बलूचिस्तान मुकम्मल करके वापस रवाना हो गए हैं। आइंदा दिनों में बताया जा रहा है कि उनकी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात होगी, उनके साथ सीट एडजस्टमेंट या इंतखाबी इत्तेहाद के हवाले से बात होगी और फिर बहुत जल्द उनके दौरे होंगे सिंध के भी और खैबर पख्तूनख्वा के भी। अभी उसका कोई प्रोग्राम लेआउट नहीं किया गया है। बलूचिस्तान में अपने क़याम के दौरान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जमात को 30 से ज़ायद लीडर्स ने बलूचिस्तान के ज्वाइन किया और गालिबन यही वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान जो लफ्जी जंग है वो अरूज पाती हुई दिखाई दे रही है। चंद रोज पहले की बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तनकीद के नश्तर बरसा रही थी, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज जवाब में तहम्मुल से काम ले रही थी। कहा यह जा रहा था मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से कि इंतखाबी माहौल में ऐसा होता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हमारी शकर रंजियां रही हैं, यानी कि आर्जी रंजिशें जो हैं वो रहती हैं और हम लड़ते हैं इलेक्शन के वक्त, बाद में एक हो जाते हैं। लेकिन अब लगता है कि मुस्लिम लीग नून के सब्र का पैमाना गालिबन लाडला या लाडला प्रो मैक्स या फिर सुपर लाडला कहे जाने के ऊपर वो लबरेज हो चुका है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कम से कम 3 से 4 बड़े बयानात दागे गए हैं मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप की जानिब से। अब इस सारे सियासी मंजरनामे में कुछ दावे सामने आ रहे हैं। एक दावा यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगरचे उसके हक में इंतखाबी निशान बल्ला वो मौजूद होगा बैलेट पेपर पे, इसके हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी क्लैरिटी मौजूद थी। निगरान हुकूमत भी यही बात कर रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुलकर इंतखाबात में हिस्सा ले सकेगी, लेकिन अब वो सूरत बनती हुई नजर नहीं आ रही। कुछ दावे ये किए जा रहे हैं कि शायद बैलेट पेपर पे बल्ले का निशान नहीं होगा। अगर इस बात को दुरुस्त तस्वुर कर लिया जाए जो दावे फैसल वावडा साहब कर रहे हैं, और फैसल वावडा साहब जो हैं वो इन्फॉर्म्ड सर्कल्स में उनका उठना बैठना है। साथ ही उन्होंने एक और बड़ी पेशगोई की है और उन्होंने पिच किया है नाम कि आईपीपी के अलीम खान साहब मुस्तकबिल में मुतवक्के तौर पर वजीर आला पंजाब हो सकते हैं। तो क्या मुस्लिम लीग नवाज पंजाब को सरेंडर करने के लिए तैयार होगी? अपेरेंटली जब एक ऐसे वक्त में कि वो प्री इलेक्शन अलायंसेज बनाते हुए नजर आ रहे हैं, फैजाबाद धरना केस जारी है और इमरान खान साहब का सियासी क्या मुस्तकबिल क्या होगा, इन तमाम मामलात पर आज के शो में बात होगी। कुछ आईनी, कानूनी और सियासी मामलात पर मुझे स्टूडियोज में ज्वाइन कर अयूब जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, और इनका रावी जो है वो बड़ा मजबूत है। ये भी कुछ ऐसी प्रोडक्शंस माजी में कर चुके हैं जो कि पूरी हुई हैं। तो क्या इस वक्त सियासी मंजरनामे पे इनका क्या एनालिसिस है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अजहर सदीक साहब, माहिर कानून हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ केसेस में नुमाइंदगी करते हैं, और जहांगीर जदून साहब माहिर कानून ये मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आगाज़ मैं हसन अयूब से करूँगा। हसन अयूब, आपने इब्तदाइया सुन लिया, मुझे बताइए रावी क्या कह रहा है? रावी चैन ही चैन लिख रहा है। कैसे मुकम्मल चैन? मुकम्मल। अच्छा, मुझे बताएं, ये रावी चैन तो लिख रहा है, तो ये बेचैनी क्या हुई मियाँ साहब को कि वो बलूचिस्तान गए और उन लोगों से हाथ मिलाने की बात हो रही है जिनको मियाँ साहब ये कहते थे कि और नून लीग का मौक़िफ़ था कि हमें पता है बाप का बाप कौन है और बाप किसके इशारों के ऊपर वोट देती है। तो क्या समझें कि मियाँ साहब ने बाप के बाप से हाथ मिला लिया? नहीं, वो बाप का बाप जो था ना, जिसने बाप पार्टी बनाई थी, वो रिटायर हो गया। अच्छा, हाँ, वो रिटायर हो गया। अब जो नए लोग आए हैं तो वो जो बाप की जो है ना वो ओनरशिप नहीं लेते, वो उनका कुछ लेना देना नहीं है सारे मामले से। आप ईसा नकवी ये बात समझें कि बाप पार्टी मेजर जो चंक था उसमें जो शमूलियत इख्तियार की थी, ये मुस्लिम लीग नून से ही का ही डिफेक्शन था। सनाउल्लाह ज़हरी साहब वज़ीर आला थे और आपको याद होगा कि उस वक्त के वज़ीर आज़म जब गए वहाँ पर, और बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब यानी शायद खाकान अब्बासी साहब और बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब जब गए तो उनको कोई भी MPA नहीं मिला था। यानी वज़ीर आज़म को उनकी अपनी जमात का वज़ीर आज़म था तो उसको मिलने के लिए कोई MPA नहीं आया था बलूचिस्तान का। तो जब ये तहरीक अदम एतमाद आ रही थी और मुस्लिम लीग नवाज़ के हाथ से सुबह बलूचिस्तान की हुकूमत निकल गई थी, नेशनल पार्टी जो थी उस वक्त की, जो कि मेरे ख्याल से नेशनल पार्टी नाम था, जो कि बजिंजो साहब की पार्टी थी जी, डॉक्टर मालिक साहब थे,
उनकी पार्टी का एक एमपी नहीं टूटा था, सब बंदे मुस्लिम लीग नून से टूट के गए थे। लेकिन उस वक्त जरी बात है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग थी, आर्म ट्विस्टिंग थी, तो उन लोगों ने जो है अपनी आफियत समझी और उन्होंने सियासत करनी होती है, अपने लोगों के काम कराने होते हैं, तो वो वहाँ से छोड़कर वो चले गए बाप पार्टी में। अब क्योंकि वो लोग जो कि जिन्होंने तमाम इंजीनियरिंग की थी ये, वो शख्स हो गया रिटायर, मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट का इस मामले से कुछ लेना देना नहीं है। तो फिर अब वही लोग जो मुस्लिम लीग नवाज छोड़ गए थे, वही मुस्लिम लीग नवाज में वापस आ रहे हैं। अब इसलिए नहीं आ रहे कि वो नवाज शरीफ को छोड़ के गए थे तो अब उन्होंने वापस नवाज शरीफ साहब के साथ जाना है, वो तो पीपल्स पार्टी के पास तो भी चले गए ऐसी थे। क्या मजबूरी है हसन, वो तो पीपल्स पार्टी के पास भी गए। हसन फिर ये क्या मजबूरी है कि फिर मियां साहब जो हैं वो जाएं? ठीक है, जो लोग शामिल हो रहे हैं, जो जम हो रहे हैं, जो नून लीग का हिस्सा बन रहे हैं, वहां तक तो बात समझ आती है। बाप के साथ फिर इलेक्टोरल अलायंस बनाने की बात क्यों हो रही है? उसकी वजूहात हैं। नवाज शरीफ साहब ने आपको इलेक्टोरल अलायंस की बात कर रहे हैं कि आपको याद है कि परवेज खटक साहब सीएम थे केपीके के। नवाज शरीफ साहब के एक साइड पर जो है परवेज खटक साहब खड़े होते थे, एक साइड पर सरदार मेहताब होते थे। सैलाब के इफेक्टिव्स को जो चेक की डिस्ट्रीब्यूशन होती थी वो परवेज खटक के हाथ से करवाते थे नवाज शरीफ साहब, फेडरल गवर्नमेंट के फंड से। आपको याद है नवाज शरीफ का ये तर्ज सियासत है। अब नवाज शरीफ साहब को क्या जरूरत थी कि जाकर वो एमक्यूएम के साथ भी उन्होंने अलायंस कर रहे हैं सिंध के अंदर, क्वेश्चन है ना। तो एमक्यूएम को तो बेनिफिट है कि एमक्यूएम को एक वफाक की जमात के साथ अलायंस मिल रहा है, जहां पर अपने वो वोटर को बता सकते हैं कि आने वाले वक्त में मरकज में इसकी हुकूमत होगी, तो चाहे हमारे पास सिंध हुकूमत ना भी हो तो हम आपके काम करा सकते हैं। ये तो बेनिफिट उनका है। तो कितनी कुछ सीटें दे देगी एमक्यूएम सिंध के अंदर मुस्लिम लीग नवाज को? नहीं हसन, देखें मेरी बात सुने, कहानी जो है वो इससे थोड़ी सी मुख्तलिफ है। 14 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी राना सनाउल्लाह साहब ने, और उन्होंने धाड़ के ये बात कही थी। उन्होंने कहा था कि एक तो उन्होंने दावा किया था कि हम बहुत मकबूल हैं, 2/3 अक्सरियत लेंगे। दूसरा, हर हलके में शेर धाड़ेगा, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी पे पंजाब की बात की थी। मैं उसी हवाले से, देखें जब आपके पास इतना वो होता है कि कॉन्फिडेंस होता है, इतनी खुद एतमादी होती, इलेक्शन अलायंसेस बनाने का मतलब ये होता है कि आपके यहाँ कोई आप सेंस कर रहे हैं वीकनेस। क्योंकि अब बात सिर्फ सिंध, बलूचिस्तान या केपी की नहीं हो रही, बात ये भी हो रही है। राजा रियाज ने इस बात को कंफर्म किया है कि मुस्लिम लीग नवाज इज इन एक्टिव कंसल्टेशंस विद आईपीपी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, जो पंजाब से इलेक्शन लड़ रही है। मियां साहब उनके साथ कैसे करेंगे? अच्छा, आप प्रेडिक्शन की बात करें ना, आईपीपी और मुस्लिम लीग नवाज का इत्तेहाद नहीं होगा, नहीं हो रहा, नहीं सोचा जा रहा है। इट्स नॉट इवन ऑन टेबल। मैं खबर दे रहा हूं आपको, आपके शोबे पहली मरतबा बोल रहा हूं, सवाल ही पैदा नहीं होता कि मुस्लिम लीग नवाज का और आईपीपी का इलेक्शन से पहले कोई इत्तेहाद हो जाए। देख लें, साउथ पंजाब की 46 सीटों में से, साउथ पंजाब की 46 सीटों में से 35 सीटों के ऊपर एडजस्टमेंट की बात हो रही है। सवाल ही पैदा नहीं होता, नहीं करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, सदीक बलोच जो है और वो क्या नाम है, बजिंजो साहब, बजिंजो नाम है नहीं, सदीक बलोच साहब हैं और दूसरे हैं कांजू साहब, वो जहांगीर खान तरीन के मुकाबले में इलेक्शन लड़ेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का इससे बड़ा कोई लीडर तो कोई नहीं है ना, वही दो नशिस्तें। जहांगीर तरीन इलेक्शन लड़ेंगे। जहांगीर तरीन के या अली तरीन, जहांगीर तरीन नाहली ताहयात खत्म हो चुकी है ना, अब ताहयात नाहली खत्म हो चुकी है। जहांगीर तरीन इज नॉट कन्विक्ट। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद अब जहांगीर तरीन इज ऑल सेट टू कंटेस्ट इलेक्शन, और जहांगीर तरीन साहब इलेक्शन लड़ेंगे, और सदीक बलोच साहब भी उनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ेंगे, और कांजू साहब भी उनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ेंगे। कोई सीट एडजस्टमेंट। चले इस मामले के ऊपर आपकी प्रेडिक्शन जो है वो अब रिकॉर्ड का हिस्सा है, और वो रिकॉर्ड जो है वो आपको पता है कि मिटता नहीं है, इस्तेमाल होता है। जहांगीर जदून साहब, मुझे ये बताइए कि वकालत का, सियासत का, सहाफत का कहीं ना कहीं एक जंक्शन बनता है, एक पॉइंट बनता है, और इन तीनों शोबों से खासतौर पर ताल्लुक रखने वाले लोग, वो खासतौर पर जो सियासी मंजरनामा है, दाखिली सूरत हाल है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, उस पर नज़र रखते हैं। आप भी एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ प्रैक्टिशनर ये तमाम मामलात देखते हैं। आपको नहीं लगता कि मियाँ साहब जो हैं उन्होंने जो गुज़श्ता कुछ अरसे में अपना बयानिया बनाया था, वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव था, अगर आप कंपेयर करें मियां साहब की वो गुफ्तगू और वो जो 25 अक्टूबर 2020 को पीडीएम बनने के बाद वहां पर जलसे में की थी, और आज मियां साहब अपने बयानिए से मुकम्मल तौर पे पीछे हट चुके हैं, लिहाजा लगता यह है कि अब दस्ते शफकत उनके सर पर इसी वजह से आ गया है। डू यू एग्री विद इट? नहीं, देखें, बयानिया तो पॉलिटिकल पार्टीज का सर्कमस्टांसेस के मुताबिक बदलता रहता है।
कोई अभी ये परफॉर्मेंस पे कह रहे हैं जी हमारी परफॉर्मेंस देखें वो कंपैरेटिवली बाकी पार्टियों से बहुत अच्छी है। बाकी देखें ना, एस्टेब्लिशमेंट अगर किसी को दीवार के साथ लगाती है तो उसका बोलना हक बनता है। जब एस्टेब्लिशमैंट नहीं लगाती दीवार के साथ किसी को, या उसको पेनलाइज नहीं करती अननेसेसरीली, तो फिर वो एस्टेब्लिशमेंट को क्या ज़बरदस्ती उनके साथ जंग करें या उनको मतलब करें, मारें उनको या उनके खिलाफ कोई चीज़ करें। जैसे को तो उन्होंने समझा है कि एस्टेब्लिशमेंट मेरे खिलाफ मतलब बगैर किसी वजह के कोई काम करे, तो उनका राइट बनता था वो बोले हैं। तो जो लोग अब भी समझते हैं कि उनके खिलाफ कुछ काम हो रहा है, वो अब भी बोल रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। तो ये तो बस सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करना है। तो आपके अगर तल्लुकात किसी से अच्छे हैं तो आप खुद तो नहीं खराब करना चाहेंगे, बेहतर आप एक वर्किंग रिलेशन, तो एस्टेब्लिशमेंट इस मतलब है आपको डिनाई तो नहीं कर सकता कि पाकिस्तान के आप देखें ना, हम टीवी पे कहें या ड्राइंग रूम में कहें या किसी के बैठ के, वो इस मुल्क का एक हिस्सा है। उनका मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली ऑल दो सर्टन लिमिट है उनकी कि वहां पर ही रहें, लेकिन पीछे जो 3.5 सालों में आपने देखा है एस्टेब्लिशमेंट ने क्या नहीं किया। वो आज जो लोग उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं, कल वही लोग उनको कहते हैं जी ये बजट आगे पास कराते थे, हमारी असेंबली में अक्सरियत ही नहीं थी, वो पोलिटिकल पार्टी के टिकट इशू कर रहे थे। वो मतलब करता धरता जो है, जो कुछ थोड़ा बहुत आगे जमातों ने नहीं उनको दिया वो भी उनको दे दिया था। तो अभी देखें बिल्कुल एस्टेब्लिशमेंट का पीछे हटना जो है वो सर्कमस्टांसेस के लिहाज से, जब तक पॉलिटिकल पार्टीज वन पेज पे सारी ना आए, कोई ऐसा चार्टर ना साइन करे, उस वक्त तक बहुत मुश्किल है। ये एक हकीकत है, अगर कोई बंदा डिनाई करता है या वो उंगली के पीछे सूरज को छुपाना चाहता है तो ये मुश्किल है। ये एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की हकीकत है, वो सारी पॉलिटिकल पार्टियां इस हकीकत के साथ चल रही हैं। नहीं, सारी पॉलिटिकल पार्टियां ये नहीं चाहती कि वो उस हकीकत के साथ चलें। वो चाहते हैं कि जब तक वो हकीकत उनको लिफ्ट कराएगी तब तक वो उनके साथ चलेंगे, वरना वो जंप ऑफ कर जाते हैं। ऐसा नहीं होता। मियां साहब जो हैं उनकी एंटी एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिक्स जो है वो भी इसी बात के गिर्द घूमती थी, और शायद पीटीआई की भी इसी के गिर्द घूमती है, पीपल्स पार्टी की भी। पीपल्स पार्टी भी अब जो अपने लिए पॉलिटिकल स्पेस मांग रही है, घूम रही है, जो उनकी सारी बातें कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड लेने के लिए मैंडेट देते हैं, जरदारी साहब को मुलाकातें करेंगे, हमने तो मुलाकातें नहीं देखी। तो सब एक ही दर से उम्मीद लगाए हुए हैं। नहीं देखें, तो आप थोड़े सर्कमस्टांसेस आप तो माशाल्लाह बड़ा नजर रखते हैं। जो 2017 और 18 में एस्टेब्लिशमेंट ने किया है मिलके, वो हालात आजकल हैं। एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को जो बिल्कुल सही चल रही थी, और आप देखें हालात वहाँ के और आज के मुकाबले करें कितना फर्क है। तो उसको एस्टेब्लिशमेंट ने बगैर किसी वजह के, एक तो होता है ना वजूहत होती है कि एक गवर्नमेंट जो है वो कोई सिक्योरिटी के अगेंस्ट काम कर रही है, कोई सॉवरेनिटी के अगेंस्ट काम कर रही है, तो फिर एस्टेब्लिशमेंट चलो कोई हाथ डालती है जिसको हटा दिया जाए। एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जिसने कुछ भी नहीं किया, हालात ठीक जा रहे थे, काम ठीक कर रहे थे, कोई वजूहत नजर नहीं आती, उसको जुडिशरी के साथ मिलकर आपको पता है किस तरह उनको थ्रोन आउट कर दिया। जदून साहब, इतनी बड़ी वजह थी आप भूल गए हैं जी। प्रोजेक्ट इमरान खान, इतनी बड़ी वजह आपको याद ही नहीं है? नहीं, वो तो उनका है ना प्रोजेक्ट, तो वो तो वजूहत बता रहे हैं ना कि वो उनको बताना पड़ेगा ना, ये वजूहत थी। अब वो आप आगे बताएंगे ना कि कौन सी वजूहत थी, किस लिए अभी प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ ना, आगे ये पूछेंगे हम आपको। तो आपको नहीं लगता है कि मियां साहब के हवाले से, आपने तो कहा कि कोई शिकवा नहीं था, कुछ शिकवे तो हमें मालूम है, वो मैं गिनवा देता हूं। उनके साथ शिकवा ये था कि उफा में नरेंद्र मोदी के साथ जो जॉइंट डिक्लेरेशन दिया उसमें सानेहा समझौता एक्सप्रेस भी नहीं था, उसमें कश्मीर का जिक्र भी नहीं था, लेकिन उसमें मुंबई हमलों का और पठानकोट का जिक्र था। उनके साथ मसला ये था कि नेपाल में खटमंडू में एक खुफिया मुलाकात की बातें थीं कि मियां साहब ने बगैर पूछे बगैर बताए एक मुलाकात की है। आपको नहीं लगता कि उनके हवाले से ये सवाल कि सज्जन जनरल कैसे आ जाते हैं, मुलाकातें करते हैं, पाकिस्तान के हाई कमीशन को कौन डायरेक्शंस देता है कि वीज़ा इशू कर दिए जाएं, फिर नरेंद्र मोदी जो है वो काबुल से ये तकरीर करके उड़ते हैं कि ये पार्लियामेंट तबाह की थी पाकिस्तान ने, बना मैं रहा हूं, और वो लैंड करते हैं पाकिस्तान में, मियां साहब की जो बर्थडे है उसमें भी शिरकत करते हैं। तो ये और शादी भी होती है उनकी नवासी की, उसमें शिरकत करते हैं। सपोज्ड अलेज्ड जो चार्जशीट थी वो ये थी, बिल्कुल बनावटी और बिल्कुल किसी देखें पैमाने पे चार्जशीट नहीं थी। ये देखें इस तरह का होता तो इन्होंने खुद फिर उसके बाद कश्मीर को मतलब हाथ पे रख के उनके हवाले किया है, और एक मतलब बिल्कुल चून चरा के बगैर उन्होंने कश्मीर पे बगैर एक गोली चलाए कब्जा कर लिया डिस्प्यूटेड टेरिटरी पे। और उन्होंने कहा जी हमने ये जो उनका आर्टिकल था 270 समथिंग,
उन्होंने वो खत्म कर दिया, ले लिया, ये बात नहीं थी। मैं परसीव चार्जशीट की बात कर रहा हूं, मैं ये खुद एलिगेशन नहीं लगा रहा, मैं उस नहीं, वक्त का जो डिस्कोर्स है मैं उसको मेंशन कर ये रहा तो हूं। चार्जशीट जो है ना, ये इस पे कोई सब्सटेंशियल एविडेंस की जरूरत थी। ये चार्जशीट जहाँ पे लगाते वो कहते हैं ये इसके एविडेंस ले आओ, कोई इस चार्जशीट पे ये बात में तो ईसा डिनाई कर दी थी। जनरल बाजवा ने कुछ लोगों से मुलाकात में कह दिया था कि मुहब्बे वतन है। इसके ऊपर वो तो मुझे बाजवा ने मुझे कहा थी, मुझे बात जहांगीर clarify जिदून साहब अजहर सदीक साहब मुझे एक ब्रेक लेने दें, और अजहर सदीक साहब से पूछेंगे, उनको 25 अक्टूबर कुछ तकरीर का मैं हवाला दूंगा मियां साहब ने जो की थी कोयटा में, और अब जो कोयटा में किया उसके ऊपर बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अजहर सदीक साहब, आप ठंडे मुल्क में बैठे हुए हैं, यहाँ पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर बड़ी गर्मा गर्मी है, नज़र आपने रखी हुई है। मुझे बताएं, 25 अक्टूबर 2020 पीडीएम बनने के बाद मियां साहब ने जो खिताब किया था बलूचिस्तान में कोयटा में जलसे से, उसमें तो आपको याद होगा उनके लहजे में चिंगाड़ मौजूद थी। उन्होंने कहा था कि जनरल बाजवा, जनरल फैज़, छोड़ूंगा नहीं, बदला लेना है, हिसाब लेना है, अवामी मैंडेट पे डाका तुमने डाला है। मियां साहब 3 years डाउन द लाइन बलूचिस्तान में दोबारा थे, गुफ्तगू आपने सुनी, गुफ्तगू में अब ना वो दमखम है, ना लहजे में वो गुर्राहट है, ना वो लहजे में जो है वो इंतकाम की बू है। क्या हुआ है? बहुत शुक्रिया ईसा नबी साहब, मेरी आवाज आपकी होगी। मुझे दुख और अफसोस का मकाम है कि पाकिस्तान में ना सियासतदान एक आम आदमी की हैसियत से भी नीचे गिर चुके हैं, छोटे बोने लगते हैं मुझे। अब मुझे दुख और अफसोस इस बात का है कि 40 साल में हम वहीं के वहीं बैठे हैं, हम वहां से आगे बढ़े नहीं। मोदी का जो यार है गद्दार है, कश्मीर का बयानिया, और ये सारी चीजों को अगर आपको याद हो, कारगिल पे जंग लड़ी थी और नवाज शरीफ ने इंडिया के अंदर बैठ के पाकिस्तानी इदारों के बारे में क्या रोगारगी बारे में क्या अल्फाज कहे थे। तकलीफ और दिक्कत होती है कि हम में वो पाकिस्तानियत और हम में वो स्टेट्समैनशिप खत्म हो गई है। हम सिर्फ अपनी इक़्तिदार की खातर नवाज शरीफ, ये मैं तो देखें, मैं वबांग के दोहल कहता हूँ कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का खिलाड़ी है। ओ भाई, एक सियासतदान जिसको गद्दार का इल्जाम लगाते रहे जुल्फकार अली भुट्टो इस मुल्क से लेकर ना सका, और नवाज शरीफ माशाल्लाह चश्मे बदूर मुहब्बे वतन है, इसको निकाल के भी ले जाते हैं, ले आते हैं, निकाल के ले जाते हैं, फिर ले आए हैं। ये मैं ऐसी बात कोई नहीं कर रहा, आपके सामने पता होना चाहिए, आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए। इसको छोड़ के आगे चलते हैं, जरा पाकिस्तानी सियासत में बात करते हैं। पाकिस्तानी सियासत में कोई असूलों की सियासत आपने देखी कि आज जो नारे लगाने वाले थे बाप पार्टी के बारे में, एमक्यूएम के बारे में, जरा तारीखी तौर पर नवाज शरीफ के अल्फाज तो देखें, इनकी जमात की बातें तो देखें, जनरल बाजवा के बारे में बातें देखें, जनरल फैज हमीद के बारे में बातें देखें। और बड़ी मजेदार बात आपको बताऊं, कहा जाता है लाडला था। ओ भाई, लाडला तो नवाज शरीफ है, कोई डाउट रह गया है? इमरान खान तो बेचारा 3.5 महीने के लिए आरजी लाडला था इमरान खान। नहीं, कोई, मैं उसको लाडला मानता ही नहीं, माजरत के साथ मैं आपको तारीखी तौर पर साबित करता हूँ। इमरान खान जो है ना, 23 साल की जद्दोजहद है और अवाम पूरी साथ खड़ी है। आज भी पाकिस्तान में रेफरेंडम करा ले तो आपको अंदाजा होगा, जितने सर्वे करा ले हम। अजहर सदीक साहब, आपकी आवाज़ जो है वो गायब हो गई है, मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। अब जैसे ही आपका कनेक्शन बहाल होता है, वेलकम बैक टू यू। हसन अयूब, नवाज शरीफ एस्टैब्लिशमेंट का खिलाड़ी है, पहले कुछ और किरदार था, आज कुछ और। अजहर सदीक साहब वापस आ गए। पहले मैं तो कहूँगा इमरान खान साहब जी, अजहर सदीक साहब प्लीज। अजहर सदीक साहब, अब हम मेरा ख्याल है कि आपको सुन पा रहे हैं, आप कंटिन्यू करें। चलें, अजहर सदीक साहब का जैसे ही राब्ता उनसे बहाल होता है तो उनसे पूछेंगे। जनाब हसन अयूब साहब, नवाज शरीफ एस्टैब्लिशमेंट का खिलाड़ी है, पहले किरदार कुछ और था, आज कुछ और है। लाडला असल में नवाज शरीफ है। इमरान खान 23 साल सियासी जिद्दोजहद के नतीजे में हुकूमत में आए। असल लाडले जी इमरान खान साहब हैं। आप ये बताएं कि पाकिस्तान में कोई ऐसा कैदी है जिसको एक्सरसाइज के लिए साइकिल मिली हो जेल के अंदर? एक बता दें। जुल्फकार अली भुट्टो, जेल होती है, जुल्फकार अली भुट्टो साहब को मिली है ना, इमरान खान साहब को तो मिली हुई है, आज भी मिली हुई है।
एक्सरसाइज के लिए साइकिल मिली हुई है उनको, तो जेल में एडजस्ट कर गए। नहीं मिलती ना यार। आप जुल्फकार अली भुट्टो जेल गए, उनको साइकिल कभी नहीं मिली एक्सरसाइज के लिए। बेनजीर भुट्टो गई, नहीं मांगी उनको नहीं होगी मिली। उन्होंने। सब यार तकिया तक नहीं दे रहे थे नवाज शरीफ साहब को, तकिया मांगते थे ना, तकिया नहीं दे रहे थे। जवाब इकट्ठा नहीं दी देने उन्होंने, का नहीं होगा। नहीं दी उन्होंने। मैं आपको बता रहा हूँ बी तकिया क्लास मिली तकिया हुई नहीं थी। था। मैं नवाज शरीफ साहब को बता रहा हूँ, इस बात को नवाज शरीफ साहब भी डिस्प्यूट करके बता दें। नवाज शरीफ साहब के पास तकिया नहीं था। मरियम अयूब के, साहब, मैं मेरी बता बात रहा सुने। हूँ, मरियम के सेल के अंदर काकरोच थे। वो कहती रही कि मुझे वो दे यार ताकि खुदा ये रहा, जो हसन अयूब साहब ये बातें कॉकरोच वाली को छोड़ दें यार। भगाने के लिए पुरानी बातें हो गई है, कॉकरोच भी हम दवाई बैठे हैं है, अभी तक। वो दवाई तक नहीं मिली उनको। और मेरी बात सुने, कौन सा ऐसा प्रिजनर है जिसको सरकारी खर्च पर भुना हुआ मटन और चिकन, देसी चिकन, देसी घी में मिले? उनके वकील कहते हैं कि हमने पैसे जमा कराए हैं जेल भाई के नहीं नहीं नहीं, आप ये बताएं कि सरकारी तौर पर मिल रहा हो, पैसे उन्होंने जमा कराए हैं, ये खाली लफाजी है। जैसे वो 80,000 रुपए जमा कराया। जैसे वो कह रहे हैं कि जो साइफर है, ईसा वो साहब। साइफर जो है वो डिक्लासिफाई कर दिया था। भाई, एक अजहर मिनट भाई, बात मैं करने आता दें हूं आप। आपके पास, जरा अच्छा, ये- साइफर उन्होंने डिक्लासिफाई कर दिया था। देखिए भुना हुआ मटन ईसा देसी साहब, घी में बात कर रहा और हूं मैं। भुना हुआ देसी मुर्गा, यार ये कौन से जो है उसको मिलता है? लाडले इमरान खान साहब नहीं तो कौन है? हसन अयूब साहब, मैं इनसे बड़ा लाडला मुझे बता दें कोई? मेरी आज भी लाडले हैं। हसन अयूब साहब, बात यह है कि अप्रैल 2019 के बारे में ख्वाजा आसिफ साहब ईसा इस साहब बात मैं की फिर छोड़ तस्दीक देता हूँ करते प्रोग्राम, हैं। अगर बात मेरी नहीं सुननी या नहीं करनी तो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी ना, मैं आई एम जस्ट फिनिशिंग इट ऑफ। हसन अयूब ने जो कमेंट दिया, मुझे हसन अयूब जो ख्वाजा आसिफ हैं, वो ये कहते हैं कि अप्रैल 2019 में पहला राब्ता हो गया था और कहा यह गया था, उनको ऑफर ये दी गई थी पहले पंजाब ले लें फिर वफाक ले लें। तो वो कितनी सख्ती थी और आज से कैसे कंपेयर कर रहे हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। हजरत सिद्दीक साहब प्लीज कंटिन्यू। अच्छा, मैं ना हसन अयूब हमारा छोटा भाई है, हम अभी तक इसमें पूछे हैं काकरोच मिल रहे हैं, खाना मिल गया है, ओ भाई ये मुल्क की बात हो रही है, ये काकरोचों और मुल्क से निकल जाए। मैं आपके सामने तारीखी तौर पर बात रखने लगा हूँ। अप्रैल यानी अगस्त 2018 में इमरान खान की हुकूमत आ गई और आरटीएस बिठाया इसलिए गया कि इमरान खान मेजोरिटी ना ले सके। सबूत जनरल बाजवा साहब की बात ले लें, अपना ख्वाजा आसिफ साहब का जीतना ले लें, बड़ी तारीखी तौर पर बातें बता सकता हूँ। अगर ऐसा नहीं था तो भाई आज तक वो ले आते, जहादरी साबित कर देते, रोका था। 1.5 साल इनकी हुकूमत रही है, कुछ कर सके। अब जरा आगे लेके चलता हूँ। अप्रैल में आगे उन्होंने कहा, फिर क्या हुआ, नवाज शरीफ वो भी एक सजा याफ्ता कैदी इस मुल्क से निकल के चला गया। यार खुदारा, हम लगे हुए जनाब कॉकरोच हैं और उसमें वो खुदारा, ये बात बताएं आप इस मुल्क को कि क्या हुआ कि यही लाडला बड़े आराम से प्लेट में रख के आ गया। आप बता रहे हैं कि इमरान खान साहब को जनाब वो अंदर बुना हुआ गोश्त मिल रहा है। क्या बुना हुआ गोश्त मिल रहा है? पूरी पार्टी के साथ सत्यानाश कर दिया है। तमाम लोगों के साथ शेख रशीद किले पे चले जाते हैं, बाकी लोगों के साथ जितना जुल्म और ज्यादती है कभी तारीखी तौर पर हुई नहीं हुई है। अभी तक समझिएगा, मैं आपके इत्तेफाक के साथ बात बता दूं। इंटरनेशनल एजेंडा क्या है? इंटरनेशनल एजेंडा ये है कि पाकिस्तान को मजीद कैसे तबाही की तरफ लेके जाना है, पाकिस्तान की मईशत कैसे तबाही करनी है। ऑपरेशन रजीम चेंज हम तो समझ रहे हैं हमारी फेवर में, और भाई को सौदा भी होता तो सौदा ऐसा होना चाहिए था कि मुल्क आगे जाता, जैसे अफगानिस्तान आगे चला गया है। खुदारा इन चीजों की तरफ निकल के कौमी सोच की तरफ आए, मुल्क में इकट्ठे हो। यानी बाप पार्टी कौन तोड़ता है कौन बनाता है मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप सब लोगों को पता है। आज मुझे ये बताएं, अगर इतना पॉपुलर लीडर है उसको बैठ के इत्तेहाद करने की जरूरत है? और अभी इमरान खान जेल के अंदर बैठा हुआ है, उसकी पार्टी को इलेक्शन लड़ने नहीं दे जा रहा और ये बैठकर इत्तेहाद करते फिर रहे हैं। किस बात का इत्तेहाद कर रहे हैं? और करना है तो शेर को बाहर निकालो, आओ अगर एक जलसा करा के देखो और फिर करो इत्तेहाद। ये जो, और एक और बात जबरदस्त, तहरीके इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं इत्तेहाद होगा। इसलिए इत्तेहाद नहीं होगा कि अगर इत्तेहाद कर दे तो एजेंडा एक सामने आ जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा, मैदान में 2 खिलाड़ी रखे जाते हैं। ये लेकिन इस दफा तहरीके इस्तेहकाम पार्टी या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पैट्रियट बड़ी बुरी तरह पिटने वाली है। अगर साफ शफाफ इलेक्शन हो, आज बैठ जाए, आप सिर्फ एक काम कर दें कि ये सारे जितने हैं ना, जितने इलेक्शन कराने वाले हैं, कुरान मजीद पे हरफ उठा लें आकर, और ये कहीं कौम के सामने कि हम साफ शफाफ इलेक्शन कराएंगे, कोई प्रेशर नहीं होगा, जो जितना वोट ले जाने। जिस दिन ये बात आया हो गई तो ये मुल्क आगे चला जाएगा। इस तरह नहीं चल सकता। और एक और हल भी है इसका, वो अगर हल निकालना चाहे, तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हों, मिसाके पाकिस्तान पे साइन करें कि हमने मुल्क के लिए सोचना है। हमने जो एजेंडा है, एजेंडा क्या है? नवाज शरीफ के लिए देखिए, जैसे मुल्क में आता है इंडिया बैठ गया हमले शुरू कर देता है, फिर नरेंद्र मोदी के साथ दोस्ती, सज्जन मिटल के साथ दोस्ती, एक वो आदमी जिसके लिए सादर एरिया आ जाता है, जिसके लिए अगर देखा जाए, आपने देखा नहीं है, कभी तैयब उर्दगान निकल आएगा, कभी वहां से कुछ सऊदी आ जाएगा, कभी वहां से कतरी निकल आएगा। कि क्या ऐसे लोग कभी आसिफ अली जरदारी के लिए भी निकले हैं? ये समझने की बात है यार। खुदारा बहुत हो गया।
हमारी मुल्क की सालियत को सामने रखते हुए मुल्क को आगे लेके जाना है। मुल्क को आगे होना यही चाहिए था, होना यही चाहिए। सुने, अगर ये वाकई ज्यादती हुई थी नवाज शरीफ के साथ, ये जितनी बातें कह रहे हैं, हालांकि मैं आज भी चैलेंज करता हूं इस बात के ऊपर कि आज तक मनी ट्रेल वो दे नहीं सके हैं। अगर ज्यादती हुई थी तो अब चाहिए था उन्हें कहते नहीं भी, अगर इमरान खान ने मेरे साथ कर दी है, अब इमरान खान के साथ हम नहीं होने देंगे। इमरान खान आए, जेल से बाहर आए, अगर इलेक्शन लड़े, जो भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन ट्रायल होना है वो हो, यानी उसको पकड़ के जेल के अंदर बंद रखा हुआ है और उस पर इतना प्रेशर है कि जहां इलेक्शन कमीशन साथ लगा हुआ, तमाम इदारे, कोई एक इदारा है, इमरान खान तो अकेला और वो पार्टी इन सब लोगों के खिलाफ लड़की फिर रही है। और ये सारे के सारे लोग क्या कर रहे हैं, कुछ तो गिराने में लिखे हुए हैं, कब तक गिरा लेंगे, अवाम नहीं गिरने देगी इस बात को। बड़ा मुश्किल काम है। और चारसदा में देखिए कितना बड़ा जलसा कर लिया, जरा इस तरह लेवल प्लेइंग फील्ड दें। अब चले फील्ड ही दे दें, लेवल प्लेइंग फील्ड तो बात की बात है। और रिजल्ट देखिएगा। अजहर सिद्दीक साहब, बात तो जो उसूल की है वो ये है कि अगर मियां साहब के साथ ज्यादती हुई थी तो जो ज्यादती करने वाले थे उनको निशाने इबरत बनाया जाना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर मियां साहब को छोड़ना ज्यादती है, दोनों बातें ठीक नहीं हो सकती, दोनों बातें एक दूसरे के मुतजाद हैं। असल में अब जो है वो मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं जहांगीर जदून साहब, आपने इन दोनों साहिबान की गुफ्तगू सुनी, मुझे ये बताइए कि देसी मुर्गी मिलना, साइकिल एक्सरसाइज के लिए मिलना, भुना हुआ मटन मिलना, देसी घी में बना हुआ मटन जो है वो मिल रहा है, ये सब कुछ मिल रहा है, मुझे ये बताइए इंसाफ मिल रहा है? असल सवाल तो ये है ना। नहीं, इंसाफ तो देखिए उन्होंने कल मिला है, उन्होंने साइफर का इनका जो केस था वो स्टे कर दिए। उन्होंने कहा जी अब जेल में ट्रायल को क्या कर रहे थे, इससे और बड़ा क्या इंसाफ आप चाहते हैं कि जेल ट्रायल उन्होंने स्टे कर दिया। उन्होंने कहा जी ये सारा रिकॉर्ड लेके आए। इस तरह कोई सिक्योरिटी नहीं है। इससे पहले कभी अदालत ने किसी पॉलिटिकल लीडर ही की है कि नवाज शरीफ को सुबह 9 बजे आ जाओ, 9:30 आ जाओ, 10 बजे आ जाओ, 11 बजे आ जाओ? इनको तो आज दिन तक मुझे एक दिन बताओ कि जिस दिन इमरान खान 9 बजे पेश हुआ कोर्ट में, वो तो अपनी मर्जी से 2 बजे आएंगे जी, 12 बजे आएंगे जी। जज आपको पता है हाई कोर्ट के, तो आपके सामने फैक्चुअल बातें हैं, हाई कोर्ट के जज वेट करते रहे हैं, डिस्प्यूट है ही नहीं है कि हाई कोर्ट के जज जो है वो कितना हाई कोर्ट में जदून साहब आप भी अच्छा नहीं लगता इन बातों पे बात करें। मुझे बताएं नवाज शरीफ किसमें पेश हुआ था, मुझे ये बताएं। इसमें ये वाला जो है पनामा में, अच्छा लगता है इन चीजों को खुदारा जिक्र करते हुए। हाँ, रोज आप जहांगीर जदून साहब, आपको ये लगता है कि आप कुछ सेंस नहीं कर रहे इसमें? अमल करें, उन्होंने कहा जरा सब्र से बात सुने, नेशनल चैनल पे बैठकर बात करें, वो बात करें। अजहर सिद्दीक साहब, मैं आपसे जवाब लूंगा, मुझे आप उनको बात कंप्लीट करने दें। अजहर सिद्दीक साहब, मैं आपसे जवाब लूंगा, जदून साहब को कंप्लीट करने दें। जी जदून साहब, देखिए इनको कहें थोड़ा सा तअम्मुल करें। आप कोई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नहीं है जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। आप हमारे साथ थोड़ा सा प्रोफेशनल वाली तरह तअम्मुल से सुने हमारी बात। सच बताएं ना, सच बताएं जदून साहब, आप प्रोफेशनल वकील हैं, सच बताएं कौम को, मत गुमराह करें मैं कौम को। ये फैक्चुअल बात सच ही बता रहा हूँ, मैं इसमें कोई झूठ है कि कल स्टे नहीं हुआ है साइफर का केस? अच्छा चले आ जाए, काम कर लेते। मैं चैलेंज करता हूँ कि ये जो बात आप कर रहे हैं कि 9 बजे वो आता है, नवाज शरीफ चल जाती है, इनको नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान नहीं आएंगे किसी को, तो वो आओगे नहीं किया अदालत की बात बता रहा हूँ मैं आपको। जदून साहब प्लीज कंटिन्यू। सवाल गया, आपको लगता है कि खान साहब के हवाले से 250 मुकदमा और फिर उस मुकदमे का चलना जिस तरीके से चल रहा है, और एक मुकदमा जहां पर थोड़ा सा अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचने लगता है तो फिर दूसरी गिरफ्तारी हो जाती है, यू डोंट सेंस एनी फाउल प्ले? चाहे वो इमरान खान हो, चाहे कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो, उस पर कोई जैली फेक केस नहीं बनना चाहिए। आज इनको कहें, इनको ये टीवी पे कहें कि जो नवाज शरीफ के खिलाफ केस बने थे वो जैली बनाए थे, पनामा से कामा निकाला कि जी इन्होंने तनख्वाह नहीं ली, और फिर आके कोई नैब वालों ने केस साबित नहीं कर सका, और नैब की जो कोर्ट थी, ट्रायल कोर्ट की जजमेंट है जी करप्शन है, कोई केस साबित नहीं हुआ है। फिर उन्होंने कहा जी आप इसका ये मनी ट्रेलर का भी कह रहे थे, उन्होंने कहा जी एसेट बिहाइंड मीन्स का आज दिन तक बनाए मॉनिटरिंग जज लगता है, और एसेट बिहाइंड मीन्स 1 करोड़ का केस हो 1 अरब का एक ही रेफरेंस होता है। 3 रेफरेंस किसने बनाए थे? सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था या नैब ने बनाया? फिर उसके बाद मॉनिटरिंग जज ने कहा था जी सैटरडे को भी कोर्ट लगाओ, संडे को भी लगाओ, और इस केस को इतने विद इन दैट टाइम जो है वाइंड अप कर दो। सर, टू रॉन्ग्स डोंट मेक वन राइट।
सवाल ये नहीं। है, मैं सवाल जो है वो रॉन्ग है। वो 250 मुकदमों की सेहत पे बात कर रहा हूं मैं उस पे। 250 का आपने कह दिया है कि कोई गलत केस बनना है तो नहीं बनना चाहिए। ये तो उन्होंने जिसने बनाया प्रोसिक्यूशन ने साबित करना है और इन्होंने साबित करना है कि ये केस गलत है, वो कहेंगे ठीक है। अब मैं और आप इस पे फैसला नहीं कर सकते। सही। आप नहीं ये बताएं कि क्या सारे केस गलत बने हैं या सही बने हैं, ये तो बताएं ना। किस तरह अब हर केस के मैं अलग अलग बताता हूं ना मेरिट्स हैं। आपको। हर केस के अलग अलग मेरिट्स होते हैं। बात सुनिए अजहर सिद्दीकी साहब, मतलब एक ही आप जो है लाठी से तमाम को किस तरह आप कह सकते हैं? मैं सवाल कर रहा हूं ना कि 2.25 केसों में कितने केस गलत है, कितने केस सही है, जरा ये चले तो मैं बता सिर्फ दें। मैं सिर्फ जैसे ये एक मुझे गिना रहे बाकी हैं, केसेस नवाज शरीफ का देखें, केस। बाकी केसेस का मामला और है। मैं सिर्फ एक केस पे आपसे या 2 केसेस पे पूछ लेता हूं। मुझे ये बता दीजिए कि जो इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज किया था पीटीआई ने, जिस पे खान साहब फिजिकली प्रेजेंट नहीं थे, वहां पर दहशतगर्दी की दफात के तहत उनके ऊपर मुकदमा, यू थिंक मेरिट्स फॉलो हुए हैं यहाँ पे? जदून साहब जी जी आपसे पूछ। ये देखें, जहाँ पे इलेक्शन कमीशन के बाद फायरिंग हुई है और पुलिस फर्म पे फायर किया है, वो बच गए थे। अब उसके बाद अगर दहशतगर्दी की दफात लग गई, आपको पता है रोजाना FIR होते हैं। ये सिद्दीकी साहब क्रिमिनल काम करते हैं, पूछे सारी FIR चैलेंज नहीं करते। अगर FIR देखे ना उसके खिलाफ अगर दहशतगर्दी का केस गलत है, उनको उसी वक्त जमानत मिल जाती है। केपी पुलिस का आदमी था जिसने और फायरिंग की थी। पुलिस का आदमी था, उस पर फायरिंग की गई है और उसके बाद उसने की थी, केपी पुलिस का बंदा था। चले ठीक है। जदून साहब मैं आपके पास वापस आता हूं। अजहर सिद्दीकी साहब, आप रिस्पॉन्ड उस वक्त करना चाह रहे थे, अब कीजिए। अच्छा, मैं बड़ा दुख और अफसोस इस बात का है, मैं एक प्रोफेशनल वकील हूं ना, तो मैं देखिए सियासी तरफ एक तरफ छोड़ के देखें, इमरान खान और नवाज शरीफ के केसों का दूर दूर तक कंपैरिजन नहीं है। मेरे भाई कह रहे हैं कि जनाब नहीं है, वो भाई की पूरी फैमिली की इनकम टैक्स रिटर्न वेल्थ स्टेटमेंट रख लें। मैं बता देता हूँ, मियां मोहम्मद शरीफ साहब 88-89 में 9,36,311 आमदन थी। जो कह रहे थे ना कि मेरे दादा बड़े अमीर आदमी है, मैं 9 करोड़ नहीं कह रहा ना 90 लाख कह रहा हूं। और वो उसमें 50 लाख एडिशन हुई। 2014 में फैसला रिवर्स हुआ और 9,36,311। जिस दौर में ये कह रहे हैं प्रॉपर्टीज खरीदी, वे प्रॉपर्टीज इनकी हैं, प्रॉपर्टीज या तो वो ना हो, फिर मनी ट्रेल के हवाले से कहते थे कतरी खाता आ गया। मैंने नहीं कह रहा, 120 दिन सुप्रीम कोर्ट, 60 दिन JIT, फिर नैब। अच्छा, और नैब कौन सा नैब? वो नैब तो वही तो इन्हीं का अपना नैब है। अब क्या डाउट रह गया? नैब ने जो केसेस के हवाले से जो चीजें बताई थी वो रिकॉर्ड के ऊपर है। आज भी फैसले मौजूद हैं। जहां तक पूरा ट्रायल का क्या मॉनिटरिंग जज ने क्या ऐसा कर दिया, मैं बताएं मॉनिटरिंग जज ने क्या ऐसा कर दिया? मॉनिटरिंग जज ने को फैसला गलत करा दिया। अभी फैसला तो ट्रायल कोर्ट ने करना। मॉनिटरिंग जज का मकसद क्या है? मॉनिटरिंग जज आज भी लाहौर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर टेरिस कोर्ट के बैठते हैं, नैब के बैठते हैं। ये अजीब सी बात आप करें, आप बताएं तो उस फैसले के अंदर क्या लकूनत है? मैं चैलेंज कर रहा हूँ। आप मरियम कहती है मेरी सेंट्रल अंदर क्या पूरे पाकिस्तान में जदाद नहीं। हसन ने माना, हुसैन ने माना कि बेनिफिशियल ओनर मरियम है। फिर क्या हुआ? नवाज शरीफ कहते हैं ये है वो जराए, फिर कतरी खत निकल आया। यार खुदा रहा है यार, कौम को बेवकूफ मत बनाए, कौम बेवकूफ बनने के लिए तैयार। दूसरी तरफ आ जाए जरा, ये केस तो अपनी जगह है ना। इमरान खान की अगेंस्ट क्या हुआ? आज तक सिर्फ और सिर्फ एक हिफाजती जमानतें ली हैं। बड़ा एहसान कर दिया इन्होंने इन अदालतों में हिफाजती जमानतें देकर। 200 केस बैठकर, और 200 केसों में कौन से केस है जो मेरिट के ऊपर है? मुझे सिर्फ इतना बता दीजिएगा, तोशाखाना केस नहीं बनता, जुरिसडिक्शन के ऊपर 120 दिन के अंदर नहीं है। साइफर का केस जिस तरह हवा में बैठकर बनाया गया, और 1.5 साल तो लगा वो केस बनाने में। अभी 9 मई के वाकई पुरजोर मजम्मत है। 6 महीने में बैठकर आप कुछ तय नहीं कर सके कि क्या होना है। आप लोगों को लगा हुआ जल्दी से मिलिट्री कोर्टों में ट्रायल करके खत्म कर दें बात। खुदारा इस बात को राइट टू फेयर एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मौजूद है। आप बात करें। मैं सही। अजहर सिद्दीकी साहब, मैं वापस आता हूं। हसन अयूब साहब, मुस्लिम लीग नून जो है उसके रहनुमा ये कहते हैं कि रियासत जो है वो अजाला कर रही है, जो मियाँ साहब के खिलाफ गलत केसेस बने थे उसका, जो मियाँ साहब को जो अब जस्टिस फराहम की जा रही है वो अजाला है। यार कौन सी उनको अजाला हुआ है अभी तक? वो आज भी नाअहल हैं यार, आज भी कन्विक्शन उनकी कायम है। मुझे समझ नहीं आ रही। आप लोग कहते हैं लाडले हैं नवाज शरीफ साहब, मुझे बताएं कैसा लाडला है जो आज भी नाअहल है? मैं कहाँ कहता हूँ भाई, सारी दुनिया ये कह रहे हैं ना।
बिलावल भुट्टो जरदारी ने वो कहा। कहते हैं ना, इमरान मतलब खान ने जिस कहा सियासतदान है। कहते हैं, तो वो कैसा लाडला है जो आज भी नाअहल है। लाडला अगर होता तो आने से पहले नाअहली खत्म हो चुकी होती ड्यू ना। कोर्स ऑफ टाइम में होगा ना। नहीं, ड्यू हसन कोर्स ऑफ 4 टाइम साल की पहले, बात जब 4 होनी साल होती है ना, आप जैसे ये कह रहे हैं कि अंडू मियां होती है साहब फौरन होती है। कि मियां साहब इलेक्शन लड़ने तक तो देखेंगे ना, अभी तो देखिए, बेसिकली उन्होंने अपनी लीगल बैटल तो लड़नी है। हसन अयूब, जो जिस सहूलियतकारी आप कह रहे हैं, 85 डेज रह गए हैं इलेक्शंस में, 54 दिन पहले कम से कम इलेक्शन शेड्यूल आना है। जिस दिन इलेक्शन शेड्यूल आता है उसके 7 दिन के अंदर अंदर मियां साहब नॉमिनेशन अहल पे फाइल नहीं करने, है, हाँ, अहल नहीं है तो वो कंटेस्ट नहीं कर पाएंगे, बाहर हो जाएंगे, तो वो दौड़ से बाहर होंगे। नहीं, मैं नहीं कह रहा होंगे, लेकिन अभी उनकी अपील्स क्यों नहीं लग रही? लाडला है इसलिए वो अपील्स नहीं लग रही। देखो, उनसे इत्तेहाद बनवाने नहीं, हैं ना, बात हसन सुनो अयूब ना, एक साहब। बात सुनो ना, बात हसन अयूब साहब, देखिए, ये बातें आप भी देखिए, समझते हैं। बातें चार सीधी साल बाद अच्छा, अभी बात ये है अपील करने के लिए कि अब नवाज शरीफ साहब का तो मामला इधर आ गया। दूसरा, जो 25 मई को जो वायलेशन की थी, 1 साल 1.5 साल वो केस नहीं लगा। जो वफाक की कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन थी, हुकूमत चली गई, हुकूमत घर चली गई, बंदियाल साहब ने वो केस नहीं लगाया। फिर अभी भी कहते हैं कि हमारे साथ तो जनाब जुल्म हो गए हैं। ये बहुत से मुकदमात ऐसे हैं जो कि इनके अपने अमालनामे हैं, जो इनके मुंह के सामने आ रहे हैं। मैंने कहा था साइफर हिलाओ, आपने कहा था साइफर हिलाओ। किसने कहा था कि साइफर को पब्लिक करें? आप खुद जो है वो फॉरेन ऑफिस को देखते रहे ना। आज से पहले कितने साइफर आपने सुने हैं किस तरह जो है वो एक जलसे में बंदे को 24 करोड़ लोगों ने मुंतखब किया है, वो चीफ एग्जीक्यूटिव है। हाँ, मेरे ख्याल में वो डीक्लासिफाई करें ना फिर पहले उसके कैबिनेट से। पास- हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट declassify ऑर्डर हुआ था नहीं ना। हुआ ना जी। असल में डीक्लासिफाई हुआ हो तो फिर तो मुकदमा ही खत्म हो गया ना। उसके पॉइंट्स नो देखें। नो 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 हसन नो, अयूब- साइफर वाज नेवर डीक्लासिफाइड, और यही केस है और इसी में ही जो है वो उनके लिए ज्यादा मसाइल पैदा हुए में हैं। अगर वो कैबिनेट ने डीक्लासिफाई कर दिया होता, अगर हसन अयूब साहब, डीक्लासिफाई कर दिया होता, तो आज तो मुझे फिर आप- साइफर वाला केस ही नहीं था। correct फिर me, आज शाह अगर मैं महमूद गलत बात कुरैशी कर रहा की हूं। बेल क्यों रिजेक्ट की है इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने? हसन अयूब साहब, मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन डोमेन में चीज़ें अवेलेबल हैं उसकी बेसिस पे आपको ये बता सकता हूं कि एक मीटिंग हुई थी बन्नी गाला में जी। वहां पर उस वक्त के फॉरेन सेक्रेटरी ने जाकर डीकोडेड साइफर पढ़कर सुनाया था, डीक्लासिफाई नहीं किया था। उसके कुछ टॉकिंग पॉइंट्स लिए, मिनट्स लिए गए थे। फिर काबीना का इजलास बुलाया गया था, वहां पर भी फॉरेन ऑफिस के ऑफिसर ने, फॉरेन सेक्रेटरी ने उसको पढ़ के सुनाया था। उसके मिनट्स लिए गए थे, उन मिनट्स को डीक्लासिफाई किया गया था। मेरे पास, मेरी इतला तो ये है, आप बता दें, आपके पास इसको कंटेस्ट करने के लिए इंफॉर्मेशन मौजूद है तो बताएं, मैं आपको वो इंफॉर्मेशन बता देखिए, रहा हूं। जो केस है साइफर वाला, साइफर केस पता है ना आपको, जो साइफर केस चल रहा है, जिसमें आज शाह महमूद कुरैशी साहब की, जो उस वक्त के फॉरेन मिनिस्टर थे, जो फॉरेन ऑफिस के इंचार्ज थे, वजारत खारजा का कलमदान उनके पास था, वो क्यों आज उनकी बेल रिजेक्ट हुई है? आपको समझ नहीं आ रही बात? अगर साइफर डीक्लासिफाई हो चुका होता तो यूं बेलें होनी थी। जो क्वाशमेंट फाइल की थी ना उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो जो क्वाशमेंट भी साइफर केस की वो रिजेक्ट हुई है इनकी एप्लीकेशन। उसकी बेस क्या थी? उसकी बेस ये थी कि ये डीक्लासिफाई नहीं हुआ। मुझे ब्रेक लेने दें, ब्रेक के बाद आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रहेगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जहांगीर जदून साहब, हम जाहिर है कि टीवी के ऊपर बात नहीं कर सकते कि इलेक्शन जो है वो होगा या नहीं, लेकिन इलेक्शन कैसा होगा इसके ऊपर तो बात कर सकते हैं। मुझे ये बताइए कि 8 फरवरी को जो होने वाला इलेक्शन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तो पता चला है कि फैसला दे दिया कि बल्ले का निशान होगा पीटीआई के पास, लेकिन इस वक्त तक एज वी स्पीक राइट नाउ इसके ऊपर 100% सर्टेनिटी नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके खिलाड़ी बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ पाएंगे या नहीं। कानूनी तौर पे ऐसा करना मुमकिन है या नहीं? नहीं, देखिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पॉलिटिकल एरिना से मिटाया नहीं जा सकता, और ना ही कोई किसी पार्टी को बैन करके इलेक्शन की आप ट्रांसपेरेंसी या फेयरनेस कर सकते हैं। तो इसलिए जो भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ना चाहती है उनका फंडामेंटल राइट है
हाँ, जिन बंदों के खिलाफ केसेस हैं वो अपने केसेस फेस करेंगे, जिस तरह पिछले लोगों ने फेस किया। तो इलेक्शन लड़ने पे कोई मेरे ख्याल में किसी के बैलेट पेपर पे किसी का निशान लीगली या लॉफुली बनता है तो उसको कोई मिटा नहीं सकता, ना ही मिटाना चाहिए, उनको मुकाबला करना चाहिए। वो इलेक्शन लड़ेंगे, इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है तो फिर ऑब्वियसली उनका निशान भी होगा, वो इलेक्शन भी लड़ेंगे। तो इसमें तो मेरे ख्याल में बाकी पार्टियों ने भी कहा है कि तमाम पार्टियों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। और जहां तक फेयर देखें ना, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कमीशन की रिस्पांसिबिलिटी है, आपकी मेरी रिस्पांसिबिलिटी इसमें नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, हम अपना वोट डालेंगे, कुछ दो चार मतलब देख सकते हैं, लेकिन जो असल रिस्पांसिबिलिटी है जिनके अंडर आर्टिकल 220 एग्जीक्यूटिव कंट्रोल में है, वो इलेक्शन कमीशन की रिस्पांसिबिलिटी है कि इलेक्शन को फेयर, ट्रांसपेरेंट और फ्री ऑफ ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स जो है ना, एम्बेजलमेंट और उस रिगिंग से फ्री करें। और बेसिक और आनी जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की। अगर कोई सवाल उठता है तो वो इलेक्शन कमीशन पे उठेगा। अगर कोई बंदा कहता है, देखे ना यार, आप कहते हैं जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती, भाई आप एविडेंस जाके अपना रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन के पास जमा कराएं, ये चीजें जो हम करना चाहते हैं। आप लाहौर हाई कोर्ट ने इनको मेरे ख्याल में तमाम डिस्ट्रिक्ट जो डिप्टी कमिश्नर उनको बताया जी कि इनको जलसा करने की इजाजत नहीं, अगर इनको रुकावट पैदा होती है सही, वो मेरे ख्याल मिलनी चाहिए। एक अलहदा सवाल है, मिल रही है या नहीं। अब तो प्रैक्टिकली हम इलेक्शनियरिंग के फेज में उस दिन से दाखिल हो गए जिस दिन 8 अभी फरवरी महल में किसी देखें पार्टी ने उस तरह का इलेक्शन कैंपेन को गेयर अप नहीं किया है, ना ही कोई इलेक्शन का भी कोई जलसा हुआ। अब देखें नवाज शरीफ ने एक आतिफ साथ जलसा किया, उसके बाद अभी जो है वो मिला रहे हैं, तो ये भी इनके भी सारे जो बंदे हैं वो अपनी अपनी जगह पे कर रहे हैं। सर, उनका सबसे बड़ा हरीफ अगर आउट हो गया, उनको लोगों के पास जाने की जरूरत ही नहीं, वो ड्राइंग रूम्स में बैठेंगे, जोड़ तोड़ करेंगे और इलेक्शन में चले जाएंगे। अवामी रीच आउट तो आप तब कर जेल में जाने से कोई हरीफ आउट नहीं होता। मियां नवाज शरीफ ही पिछले इलेक्शन में जो थे ना, वो आपको पता है क्या हुआ उनके साथ। सारा कुछ आपके पास फैक्चुअल चीजें हैं, इसमें कोई ज्यादा बहस करने की, बातें करने की जरूरत नहीं है। तो जेल में अगर कोई लीडर चला जाता है तो उससे उसकी पार्टी खत्म नहीं होती, नहीं उसकी कोई वोट बैंक। आई कंप्लीटली एग्री। अजहर सिद्दीक साहब, बल्ला होगा नहीं होगा? अच्छा, मैं फिर बड़े और अगर होगा तो क्या होगा? यार मैं ना नहीं, हमें सच बोलना चाहिए। मैं बता देता हूँ, लाहौर में कान्हा में अफजाल पहाड़ ने जलसे की कॉर्नर मीटिंग का क्या हुआ, कैमरे की आंख ने देखा। इस्लामाबाद कराची के अंदर मिलीनियम मॉल में हो रहा था, आपने वो सारा देखा। किसने कहा है यार हम आंखें बंद कर लें या सच जजू? ये तो सोशल मीडिया और आप लोग हैं वो सच बता देते हैं। अब मैं आंखें नहीं बंद कर सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता कि लीड मिल रही है। आप इलेक्शन कमीशन जो रोल प्ले कर रहा है, तारीख में इतना घिनौना रोल का इलेक्शन कमीशन ने अदा नहीं किया। इमरान जब यानी आप अंदाजा लगाएं कि पंजाब असेंबली और खैबर पख्तूनख्वा 1 साल के करीब हो गया तो असेंबलियां फैली लोगों को। 8 अक्टूबर की डेट दी थी उन्होंने इलेक्शन कराने के लिए, इलेक्शन नहीं करवाया उन्होंने, ये भी रिकॉर्ड के बाद। और फिर आपने वो सुन लिया, वो जो अपना ना हल्का बंदियां करानी थी, वो बलूचिस्तान के वजीर आला सोए उठा के, मैं नहीं कह रहा है, ये जनाब अपना कामरान मुर्तजा साहब जो जमीयत उलमा इस्लाम के वकील है, उन्होंने बताया रिकॉर्ड के ऊपर। तो एक बात तो ये जहन में रख लीजिएगा, तो सवाल ही पैदा नहीं होता इस वक्त मुल्क के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम लेना जुर्म, क्या दहशतगर्दी है कि नाम भी नहीं ले सकते। इमरान खान का नाम कोई अपना वाज़ेह डायरेक्शन नहीं है। कराची हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, सब लोगों ने कहा, लेकिन आप सब देख रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है। मैं और क्या कहूँ। और अगली बात बड़ी जबरदस्त आपके सामने बता दूं, इमरान जब तक और ये जो हम समझी बैठे हैं ना कि नवाज शरीफ की या जहांगीर थी, इनकी नाअहली खत्म हो चुकी है, बिल्कुल खत्म नहीं हुई। आर्टिकल 62(1) के तहत नाअहली है और अहलियत के हवाले से है। अब अहलियत में आप किसी कानून के जरिए इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके आप नाअहलियत तो कर सकते हैं, आप किसने कहा, लेकिन ये तो क्वालिफिकेशन है। और इस क्वालिफिकेशन में जब तक आइन में तरमीम नहीं होती या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट सेटिस्फाइड नहीं होती, ये ताहयात नाअहली खत्म नहीं हो सकती है। और जो कह रहे हैं ना कि नवाज शरीफ हमेशा फैसले के लिए, ओ भाई 4 साल तो भागा रहा है मुल्क से वो, और जिस वक्त आया है प्लेटों में रखकर, अभी वो आया नहीं है, उसको रेड कारपेट के साथ जो सीटें पीछे लगनी होनी चाहिए थी पुलिस उसको फूल निछावर करते हुए और हूटर के साथ लेकर अदालतों में पेश हुई। और जो कह रहे थे सुबह 9 बजे, किसने कहा सुबह 9 बजे? वो 2:30-3 बजे नाअहली खत्म हो जाएगी, आईजी सलूट मारता है, हाई कमिश्नर सी ऑफ करता है। आपको देखिए, मैं एक बार बता दूं आपको, वजह ये है इसमें आंखें सबकी बंद हैं, और जो उसकी आंखें बंद है कल आखिर पे जवाब देना उसने। झूठ कितना बोलेंगे आप? क्या हम समझ बैठे हैं कि हमने जाके रब को जवाब नहीं देना? एक वकील का काम जो है ना, दो इंसानों की बचत नहीं। आज मैं आपके टीवी प्रोग्राम में बता दूं, ये रब के 2 सिफत है, अल आदिल अल वकीलो।
आदर्श जितने जो कुछ कर रहे हैं ना, यहाँ जो कुछ निजाम वो बच जाएंगे यहाँ से। सर मैं और यहाँ से बचोगे, वक्त आखिर से वक्त मेरे पास बुरा कम हाल है। हो मैं रहा है। आपको एक आज बात मस्जिदों- बताऊं, जो कबूतर मियां साहब के हाथ पे आके बैठा था ना मीनारे पाकिस्तान पे, वो कबूतर बताता है कि मियां साहब की नाअहली खत्म हो जाएगी। देखिए देखिए ये मैं मैं आपको अपना ना ईसा नकवी क्या 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 जवाबदेही नहीं है। खैरुन नासी में यनफउन नास, बेसिक इंसान वो जिससे दूसरों को नफा हो। क्या नफा दे दिया इन लोगों ने इस मुल्क के साथ। इस मुल्क की तबाही, आज इकोनॉमी तबाह होगी, मुल्क तबाह हो गया सिर्फ अपनी सियासत में। सही हम सही मुझे आएंगे, मुझे हसन मेरे अयूब बगैर- मुझे हसन मेरे- अयूब की तरफ जाने दें। मुझे हसन अयूब की तरफ जाने दें। हसन अयूब साहब ये बताएं, रावी क्या बताता है, बल्ले का निशान पीटीआई के लिए इलेक्शन, क्योंकि कुछ और भी रावी है मार्केट में, वो रावी जो है वो आप ये फैसल बता, वोडा साहब मेरे दोस्त की बात कर रहे हैं। हाँ वो फैसल कह रहे वोडा, नहीं होगी। वो कहते हैं कि ना उम्मीदवार होगा पीटीआई का, ना निशान होगा, ना देखो, इलेक्शन में उम्मीदवार होगा। तो मुझे वाकई अभी दिखाई नहीं दे रहे। यानी उम्मीदवार पंजाब के अंदर देख लें, आप इस्लामाबाद के अंदर देख लें, कौन कंटेस्ट कर रहा है, या आपके पिंडी के हल्के में बताएं मुझे कि कौन कंटेस्ट कर रहा है, पीटीआई का कौन सा उम्मीदवार है। अभी फिल वक्त तो कोई भी नहीं है ना, किसी ने भी कोई भी नहीं है ना। वैसे किसी के भी टिकट्स एक्टिविटी नहीं जा होती रही है, है। टिकट्स नहीं, एक्टिविटी तो हो रही होती है ना। यानी अब देखें कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, उसके लोग हैं वो एक्टिव हो चुके हैं अपने हलकों में। पीटीआई तो कहती है हम बगैर तो ये activity के- वजह बता देना हमें क्यों सिर्फ active नाम नहीं है। बता दें, हम सियासी पहुंच बंदा जाएंगे होता है ना, वहाँ। उसमें एक्टिविटी तो करनी होती है ना। कॉर्नर मीटिंग्स होती है, शादियों में इधर आना जाना सब कुछ कर रहे होते हैं, सियासी एक्टिविटीज चल रही होती हैं। वो एक्टिविटी खत्म हो गई है, लेकिन बैलेट के ऊपर बल्ला होगा। पीटीआई मैदान में होगी। पीटीआई कितनी नशिस्तें निकालती है, उसकी मकबूलियत कितनी है, ये तो चले आप सबसे अपना बेस्ट fair- पोल आप जो अपना है, fair guess दे दें। सबसे बेस्ट पोल जो होता है ना, वो इलेक्शन का पोलिंग डे होता है। उस दिन पता लग जाएगा कि मकबूलियत कितनी है। जारी बात है, देखें अगर आप कहें ना कि कुछ हालात ऐसी हो जाती हैं जिसमें तब्दीली हो जाती है, तो फ़र्क पता कितना डाल सकते हैं। 15% को 20% कर देते हैं, 15-20 का फ़र्क आ सकता है। ये नहीं हो सकता कि अगर 10% साफ का इलेक्शन फ़र्क हो, आ जाए। चाहे अगर साफ तमाम शफाफ ताकतवर इलेक्शन हल्के भी कोशिश कर लेना, तो 15-20 का फ़र्क पड़ता है, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ सकता। फिर तो मियां साहब का कोई चांस नहीं है। तो फिर आप देख लीजिएगा, ये आप कह रहे हैं ना, ये सोशल मीडिया की पार्टियां जो होती है ना, सोशल मीडिया पर मकबूलियत हासिल करने वाली, ये सोशल मीडिया के पोस्ट आप देखते हैं, वो एक अलग कहानी होती है। आधा इलेक्शन होता है आपकी मकबूलियत, और आधा इलेक्शन होता है पोलिंग डे, अपने हसन अयूब, वोटर हसन अयूब, मैं आपको- को अपने मैं- वोटर को बैलेट के मैं अंदर ट्रांसफर genuinely- कराना। मैं जनरली बता मैं रहा हूं। जेनवनली आपसे पूछ रहा हूँ, इससे एक बात कह दूं, 139 इससे सिर्फ रुपए एक बात कह केजी दूं, एक बात आटे कह की दूं। अगर की गंदुम की सिर्फ एक बात की इजाजत कीमत दे जो है दें वो मुझे फिक्स कहने होगी। अजहर सिद्दीक साहब चलें, आप प्लीज बोलिए। सर देखिए, मैं एक बताऊं, अच्छा नहीं लगता अगर आगे साफ शफाफ इलेक्शन हुआ, जैसे मैंने कहा ना, पुराने मजीद लेके सब बड़ों से अलग ले लें और उसके बाद इलेक्शन करा दें, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दहशतगर्दी के केसों में आज तक ना कोई सजा हुई है, तो डिस्क्वालिफिकेशन वहां भी नहीं है। आर्टिकल 17 के तहत किसी पार्टी को बैन करना कोई नहीं है, और फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने जाना है, तो बल्ला तो मौजूद होना ही होना है। लेकिन सवाल ये है, क्या इलेक्शन कमीशन इस मुल्क में आजाद शफाफ खुद मुख्तार इलेक्शन करा सकता है? आंसर इज बिग नो। आपको पता तो है कि चैलेंज जस्टिस करें, काजी- अदालत में जाए ना सर, अदालत में मैं जवाब जाए। अगर दूंगा। आपको प्री मैं पोल देखिए- रिगिंग नजर आ रही है, आपको ये चीजें नजर आ रही हैं, हाई कोर्ट में रिट करें, जैसे फॉरेन फंडिंग केस में आप रिट करते थे। हर मामले पर आप रिट करते रहे हैं, तो अभी आपके वकील क्या कर रहे हैं? हसन यूसुफ चैलेंज किया है, बाकायदा आईनी दरखास्तें दायर की हुई हैं, लेकिन मर्दन वजह शुमारी क्या है, पर ये की कहते है हैं कि ना, जस्टिस CCI 2 पर महीने की से है वो जस्टिस जो काजी फाइज़ साहब आ चुके हुए हैं, जस्टिस काजी फाइज़ साहब आ चुके हैं, इसलिए उम्मीदों की नहीं है को साहब। मैं नहीं कह रहा, लोगों से पूछ लें, तो लोग अदालतों से उम्मीदें एक तरह से दम तोड़ चुकी हुई हैं उनकी कहाँ टूट कि इस वक्त जो यानी कहाँ गया फैजाबाद धरना, बड़ी बड़ी बातें की थी, बड़े बड़े दावे किए थे। 90 दिन के इलेक्शन में आज तक आईनी तौर पर यह तय नहीं किया कि डेट सदर ने देनी है और इलेक्शन, यानी कमाल करती है। इस तरह के फैसले पास किए जाते हैं और इस तरह के जैसे सही वक्त जो है वो खत्म हो चुका। हसन अयूब बहुत बहुत शुक्रिया। जहांगीर जदून साहब, अजहर सिद्दीक साहब, असल क्वेश्चन ये है कि कुछ इंटरव्यूज आया करते थे खान साहब के दौर में भी कि पेट्रोल 1000 रुपए का भी हो जाए तो हम डलवाएंगे, फिर मुस्लिम लीग नून के कुछ लोग भी, लेकिन आम आदमी जो है क्या वो उसका डिटर्मिनेशन फैक्टर 139 रुपए पे गंदम की अगर प्राइस होगी, 284 का पेट्रोल होगा, महंगाई, बिजली के बिल, गैस के बिल, वो मैटर करेंगे, या फिर वो सिर्फ इस बात पर वोट देगा कि इस वक्त कौन फेवरेट है कौन नहीं? ये एक ऐसा मामला है कि जिसके ऊपर अभी हमें इंतजार करना होगा 8 फरवरी का। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।